हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो फिर से आपके पास करीब 3 महीने का टाइम है। आप जितनी भी चीज़ें आपकी नहीं हुई हैं, एक बार उसको मिलान कर लीजिए, मिला लीजिए, टिक कर लीजिए और उसको देख लीजिए क्या क्या नहीं हुई हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 2, 4, 10, 20 जितने भी लोग हैं, उतने लोगों को तो ये मैं बताती रहती हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना होता है, ठीक है। कम से कम इतने लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग तो सफल हो ही जाएं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सारी चीज़ें मिलानी है कि क्या आपको तैयार है क्या नहीं। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। और इतना प्रैक्टिस सेट हो चुका है हम लोग के यहाँ, आज 104 नंबर है। ये यूथ प्रैक्टिस सेट ही है। फर्स्ट नंबर से देखना शुरू कीजिए और देखते चलिए आइए। ये आपका 104 हो गया। तो 3-4 साल, 5 साल का करीब क्वेश्चन पेपर है, उसको देख लीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन, मतलब बहुत क्वेश्चन। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपके पास हज़ारों क्वेश्चन पहुंच चुके हैं मेरे माध्यम से। तो आप लोग उन सब को देखिए और जो अगर किसी को चाहते हैं कि वो भी क्लियर कर सके एग्ज़ाम को, आपका साथी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, भाभी है, कोई भी है, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अपने लिए ध्यान तो ज़रूर ही दीजिए, तो आपके लिए ये सफलता का एक अच्छा बिंदु होगा, एक अच्छा केंद्र होगा, ठीक। तो अभी आपके पास मेरे ख्याल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने तो हैं ही। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। 104 नंबर का आज प्रैक्टिस सेट है होम साइंस। इसके पहले 3 हो चुका है यूथ वाला, ठीक है। 3 यूथ प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 103, और आज 104 है, ठीक है। 103 के बाद का क्वेश्चन हम लोग करेंगे 104 पे। आ जाइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, कल हम लोगों ने 5वां कर लिया था, 6वां क्या है। संगठन दिया गया है और उसको मिलान करना है कि कौन सा संगठन किसके साथ कार्य करता है, ठीक है। चलिए, NHRC, NCPCR, CARA, NIPCD किसके साथ कार्य करता है, फटाफट मिलाइए। NHRC जो काम करता है वो मानव अधिकार के लिए काम करता है, ठीक है, मानव अधिकार के लिए काम करता है, ठीक। NCPCR ये बाल अधिकार के लिए कार्य करता है। CARA ये दत्तक ग्रहण के लिए कार्य करता है। कल दत्तक ग्रहण हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही प्रोसीजर होता है। NIPCCD ये किसके लिए कार्य करता है, ये प्रशिक्षण एवं प्रलेखन के लिए कार्य करता है। 3, 4, 1, 2 जो आपका ऑप्शन है वही सही है। आइए देख लीजिए, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी। बढ़िए आगे। सुमिलित करना है, वही जो अभी हम लोगों ने देखा था वही चीज़ है ये भी। CERC, GNPCI, ओम्बड्समैन और ज़िला फोरम, ये आपको सामने वाली सूची से मिलान करना है, ठीक है। मिलान कीजिए फटाफट से। सबसे पहले क्या जाएगा, CERC काम करता है किसके लिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के लिए, ठीक है। तीसरा GNP काम करता है किसके लिए, जो है वस्तुओं और सेवाओं के आने जाने के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि जो है आयात और निर्यात के लिए। तो क्या आ जाएगा, अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं के जो है सेवाओं का प्रवाह के लिए, ठीक। इसके बाद में CI कंज्यूमर के लिए वो जो है कार्य करता है, उपभोक्ता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। और इसके बाद में ओम्बड्समैन जो होता है वो एक उपभोक्ता की समस्याओं की निवारण वाली एजेंसी है, ठीक है। उपभोक्ता निवारण हेतु जो है आपकी क्या है, वैकल्पिक एजेंसी। वैकल्पिक मतलब अगर नहीं कहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ज़िला फोरम में क्या होता है कि उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम होते हैं, आप इसमें जाकर उनकी शिकायत कर सकते हो और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि इसके खिलाफ आप ये कानून, इसके खिलाफ आप ये सारी चीज़ें होती हैं उपभोक्ता ज़िला फोरम में, ठीक है। तो 3, 1, 2, 4, 6 कहाँ पर है, 3, 1, 2, 4, 6 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही है। बढ़ जाइए आगे।
सुमेलित कीजिए, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। अल्बर्ट मेयर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एफएल ब्रायम, एम.के. गांधी, स्पेंसर हैज। तो आप सबको ये पता हो गया होगा। अल्बर्ट मेयर का जो क्या है वो इटावा परियोजना है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है आपको पता है, श्री निकेतन है। इसका मैंने इनके पिताजी वाला भी मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग को याद होगा। एफ.एल. ब्रायम जो होते हैं, एफ.एल. ब्रायम, इनका क्या है, ये गुड़गांव परियोजना है इनका, ठीक है। एम.के. गांधी यानी आपका मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, इनका सेवाग्राम परियोजना है, ठीक है। इसके बाद में स्पेंसर है, सबको पता है, मार्थंडम परियोजना। 4-1-5-2-3, 4-1-5-2-3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और बढ़िए आगे। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य बात है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। क्या है? बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। प्रश्नावली पड़ताल मतलब कि आप बाल अध्ययन कर रहे हैं तो प्रश्नावली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसमें क्या सत्य है, असत्य है, क्या चीज़ है? तो सत्य है, प्रश्न करके ही समझा जा सकता है कि भाई किस प्रकार से किस बालक के बारे में जानकारी लेनी होती है, ठीक है। तो ये सत्य है। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है वार्तालाप, सोच, एकाकीपन, दयालुता। तो छोटा बच्चा अगर अकेला होता है, एकाकीपन होता है तो वो डर जाता है। वार्तालाप करने से वो अपनी चीज़ों को बताएगा। सोच, उसकी सोच तो ऐसी, छोटे बच्चों की सोच खराब नहीं होती, उनका व्यवहार खराब नहीं होता। वो जिस व्यवहार में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका परिवार है, ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, आके पड़ोसी का परिवार बहुत वायलेंट है, शराब वराब पी के आके और झगड़ा लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चा, आपके परिवार का बच्चा बड़ा प्यारा होगा, आप उसको सिखाएंगे, समझाएंगे। मान लो बाहर से आया, गाली गलौज किया, आप उसको फिर भी सिखाएंगे। लेकिन पड़ोसी का बच्चा है, अगर आपके घर में 10-15 मिनट के लिए आ गया तो वो आपके बच्चे को एक आध गाली वगैरह सिखा के चला जाता। आप उसको समझाएंगे बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बेचारा करे क्या, वो 10 मिनट आपके वहाँ रहेगा और जो है आपने यहाँ 23 घंटे रह रहा है, तो फिर क्या करे वो, ठीक है। तो वातावरण खराब होता है। तो एकाकीपन जो बच्चे का होता है वो सबसे ज़्यादा डरावना होता है। दयालुता तो फिर बच्चे को तो अच्छा ही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि और असाइनमेंट विधि। कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती? ठीक है। अब बाल केंद्रित विधि में क्या नहीं है ये बता, मतलब बाल केंद्रित का मतलब ये होता है कि बालक केंद्र में रहेगा, बालक महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। तो देखिए यहाँ पर मैं जहाँ तक मान रही हूँ, ये डायट प्रवक्ता का क्वेश्चन है। प्रदर्शन विधि यानी कि बच्चे को दिखाना कोई चीज़, ठीक है। तो जो ये आपके आंसर किया हुआ है इसमें बुक में, ये बिल्कुल एक्सटेंशन एजुकेशन से जुड़ के आंसर कर दिया हुआ है। नहीं, प्रदर्शन भी बिल्कुल बच्चों को तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आप बच्चा आपका समझेगा, ठीक है। बाल विकास की बात हो रही है यहाँ पर। योजना बनाना, बच्चे के लिए आप योजना बना के काम कर सकते हो। प्रयोगशाला विधि, बच्चा केंद्रित नहीं होता, बच्चा प्रयोगशाला में जाके नहीं करेगा। बाल केंद्रित की बात हो रही है, ये किशोर केंद्रित वाली बात नहीं हो रही है। आप किशोरावस्था में आप जाके जो है केमिस्ट्री के लैब में और बायो की लैब में उसको बैठा दोगे जाके और बच्चा असाइनमेंट भी नहीं करेगा, लंबी लंबी चीज़ें लिख के लेके आना, फाइल बनाना, ग्राफ बनाना और जो है दुनिया भर के चैप्टर्स को एनालाइज करना, बच्चा नहीं करता। प्रदर्शन आप बच्चे को दिखाओगे और योजना बच्चे को आप समझाओगे कि किस प्रकार से आपका बच्चा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो दो चीज़ें, इसको काट कर आपकी प्रदर्शन विधि भी सही है, योजना विधि भी सही है। और अगर आप लोग सीटेट टेट का एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। चलिए, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, जॉन डीबी और मारिया मॉन्टेसरी। आप सबको पता है किंडरगार्टन की बात आती है तो फ्रोबेल आते हैं इसमें, ठीक है। मॉन्टेसरी स्कूल की बात आती है तो मारिया मॉन्टेसरी आती हैं इसमें, ठीक। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता व देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं? अब 2 से कम साल के बच्चों की, अब उनको साक्षरता क्या होता है? सिखाना होता है, भाई सुसु लगेगा तो बताना, पॉटी जाना होगा तो बताना, प्यास लगेगी तो बताना, भूख लगेगी तो बताना,
उठना ऐसे, बैठना ऐसे, फिलहाल ऐसी संस्था में नहीं भेजना चाहिए। कम से कम ठीक है, चलो मान लो आप सरकार की चीज़ों को नहीं मान रहे, लेकिन कुछ चीज़ें मानो कि बच्चे को 4 साल तक अपने पास रखो। जब बच्चे का 4 साल पूरा हो जाए उसके बाद उसको भेजो, क्योंकि जब वो एक बार स्कूल जाने लगता है ना तो उसका जीवन इतना आसान नहीं होता खेलने कूदने वाला। तो फिलहाल इसके लिए क्रेच होगा, क्रेच 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑप्शन में आता है। चलें आगे बढ़ें और देखें। लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये पियाजे की लिखी हुई पुस्तक है। आप इसको जाकर देखेंगे, पियाजे ने कुल करीब 100 कुछ पुस्तकें लिखी हैं, मेरे ख्याल से 150 ऐसे कुछ पुस्तकें लिखी हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ मिलेंगी, और अगर गूगल से ज़्यादा आप अमेज़ोन वगैरह पे जाकर सर्च करेंगे पियाजे की बुक्स तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। 100% नहीं आती हैं लेकिन आती हैं, करीब 40% आ जाती है, उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ये किसने बोला है आपको बताना है। ये आपका जो कथन है क्रो एंड क्रो का कथन है, ठीक है। क्रो ने बोला था, क्रो एंड क्रो ये पति पत्नी थे इसलिए क्रो एंड क्रो बोलते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बोला था 1958 में। क्या बोला था, कब बोला था? 1958 में बोला था इन्होंने कि बाल मनोविज्ञान व वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत तक। तो अगर बाल विकास की बात होती तो किशोरावस्था तक ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि गृह विज्ञान में बाल विकास का अध्ययन कब तक होता है, तब वहाँ गर्भावस्था से लेके और मृत्यु पर्यंत तक आप करोगे। लेकिन अगर जो है यहाँ पर सिर्फ बाल विकास की बात हो रही है तो किशोरावस्था तक, ठीक है। किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है आपको पता है, फ्रॉबेल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। या किसने कहा है, ठीक है, ये किसने कहा है आपको बताना है, बताएं। इसमें आपका आंसर होगा किसने, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जेम्स ड्रेवर ने बोला है इसको, ठीक है। जेम्स ड्रेवर ने आपका बोला है इसको। कौन सी विधि बच्चों के लालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? भोजन ग्रहण करना, सतत त्याज्य, बाल विकास का अध्ययन, मलमूत्र नियंत्रण, ठीक है। तो बाल विकास में बच्चों के पालन पोषण में अगर आपके जो सम्मिलित नहीं है वो क्या नहीं सम्मिलित है, आपका भोजन ग्रहण करना सम्मिलित है। सतत त्याज्य का मतलब होता है कि जो है गलत चीज़ों को छोड़ना, बच्चों को उससे मना करना, ये सिखाना पड़ता है। मलमूत्र नियंत्रण बच्चों को सिखाना पड़ता है। बाल विकास के अध्ययन को बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है यही सही है। बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलता है। ये किसने बोला है आपको पता है, क्रो एंड क्रो ने बोला है। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट है, ठीक है। कौन बोला है कि नवजात शिशु एक कोरी स्लेट है? इसमें आंसर आपका आ जाएगा, जॉन लॉक ने बोला है नवजात शिशु एक खाली स्लेट है। खाली हो, कोरी हो, सफ़ेद हो, जो भी आप जो है उसको समझ सकते हैं। नवजात शिशु एक खाली स्लेट होती है, सफ़ेद स्लेट, कोरी स्लेट होती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि नवजात बच्चे को आप जो सिखाना शुरू करते हो, यानी कि आपकी जो स्लेट होती है वो खाली होती है। जब हम लोग छोटे रहते स्लेट पे लिखते थे, तो तख्ती जिसको बोलते हैं उस पर भी लिखते थे। तो ये आपका छोटा बच्चा होगा, आप देखते होंगे उसको स्लेट या सादा पन्ना दे देते होंगे, उसकी जो जी में आता होगा वो करता होगा। उसी प्रकार से नवजात शिशु होता है, वो खाली स्लेट होता है, उसको आप जो उसके दिमाग में डालोगे वो बच्चा ग्रहण करेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले उदाहरण दिया। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? चार्ल्स डेविन, एन वैले, जेड पियाजे, बी बैडविन। तो आपका जो पियाजे ने है ये दिया था, इनके अपने 3 बच्चे थे, इन्होंने अपने बच्चों पर ही सारे जो है मतलब जितनी भी चीज़ें मनोवैज्ञानिक हुई सारी चीज़ों को इन्होंने उसी पर ट्राई किया। कुछ समय बाद, कुछ पहले लोगों ने बोला ये पागल व्यक्ति हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को उन्होंने समझाया भाई अपने बच्चों को आदमी समझ सकता है, परख सकता है,
कोई बोलने वाला नहीं, दूसरों को कोई नहीं बोल सकता कुछ। फिर धीरे धीरे उनकी बातों से लोग सहमत होते गए, बाद में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बने। जीन पियाजे हम लोग के लिए तो हैं ही फिलहाल। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द पठन और चलना। क्या बोलते हैं उसको, सार्वभौम मतलब सब जगह ऐसे परिवर्तन मिलते हैं। तो बच्चा जब होता है, बदलाव होता है उसके अंदर, तो पढ़ना नहीं शुरू करता, पढ़ना सिखाना पड़ता है, वो बदलाव नहीं होता। मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है बच्चा 2 महीने में, करीब करीब 2.5 महीने में, 3 महीने तक जो है बच्चा मुस्कुराने लगता है। प्रथम शब्द भी बोलना उसका बदलाव ही होता है, चलना बदलाव, तो पढ़ना सिखाना पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गतिविधि की उत्पत्ति या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती हुई परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। या किसने बोला? हरलाक ने बोला, E.R. हिलगार्ड ने बोला, मोयन ने बोला, कोई नहीं। तो ऑप्शन आएगा E.R. हिलगार्ड ने बोला था इसको। अधिगम विकलांगता कहा जाता है आत्मकेंद्रित मानसिक विकलांगता, डिसलेक्सिया या भावनात्मक विकलांगता। ठीक है, तो डिसलेक्सिया ऐसी चीज़ जो है सीखने में, लर्निंग समस्या में डिसलेक्सिया होता है। डिसकैलकुलिया, 4 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। डिसकैलकुलिया जो बच्चा जोड़ घटा नहीं पाता, मतलब कि जो है गणना नहीं कर पाता, डिसकैलकुलिया। और इसके बाद में आपका डिसलेक्सिया आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो बच्चा क्या होता है, समझ नहीं पाता है। ठीक है, डिसग्राफिया जो बच्चा लिख नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया आ जाएगा। दिशा स्थिति का तात्पर्य है दरवाजों की आंतरिक स्थिति, बाह्य उन्नयन, आवश्यक उन्नयन, उपयुक्त सभी। तो दिशा स्थिति से तात्पर्य है कि बाहर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ देखना, बाह्य उन्नयन। बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। ठीक है, तो बालक का जो है बायां हाथ जो कार्य करने वाली, बायां हाथ या दाहिना हाथ, वो एक तो देखने वाली स्थिति होती है, भाई किस प्रकार से बच्चा किसी को देख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो तो बात की बात है, बच्चा दायां हाथ बायां हाथ तो हम लोग को देख के सीखेगा। पहले हम लोग उसको सिखाना, भाई बाएं हाथ से नहीं खाना, दाहिने हाथ से खाना, ऐसा हम लोग सिखाते हैं। तो उस पर मस्तिष्क का प्रभुत्व होता है, मतलब वो दिमाग के अनुसार कार्य कर रहा है ना। वो बाद में हम लोग हर बच्चे को सिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं बेटा, इस हाथ से नहीं, इस हाथ से खाओ, इस हाथ से नहीं खाना चाहिए, नहीं नहीं बच्चा इस हाथ से नहीं, इस हाथ से लिखो। ये सिखाने वाली बात है, लेकिन शुरुआत में जो उसका दिमाग काम करता है वही वो करता है। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती। जिसका भविष्यवाणी होता है, शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। ठीक है, कैसा होता है तो ये आपको बताना है। तो विकास का प्रतिमान जो है लिखा हुआ, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती, तो भविष्यवाणी कर देते हैं, मैंने कल बोला था। जिसकी भविष्यवाणी होती है, शरीर के सभी भागों का विकास एक सा होता है। ऐसे कैसे होता था? शरीर आपकी 6 फीट की हो जाती, तो क्या हाथ भी 6 फीट का हो जाता? नहीं होता। तो सबका विकास अलग अलग होता है, लय से होता है लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक जैसे विकास हो ही नहीं सकता। कोई 5 फीट का, कोई 6 फीट का, कोई 7 फीट का, कोई 10 फीट का। कितना दो के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में देखो, जो है एक है ना वो 10 फीट का, 11 फीट का कुछ है। इसके बाद में जो है भी एक है कितने 52 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की लड़की है, महिला है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कोई कैसे भी है वो एक जैसा नहीं होता। भविष्यवाणी की जा सकती है बच्चे को देखकर। ठीक, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने सहायता पर, शिक्षा व्यवस्था की वृत्ति उन्मुख बनाने पर, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो व्यावसायिक निर्देशन पर बल देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छी बनानी है। वृत्ति उन्मुख, उन्मुख मतलब ऊपर उठाना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये आपके सारी चीज़ों से, अधिगम परिस्थिति, अधिगम मतलब सीखना होता है, ये समझिएगा। अधिगमकर्ता सीखने वाले से, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया सबसे। ठीक, अंतिम
को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम के में उल्टाओ, मनुष्य का गंतव्य, ब्लू प्रिंट यानी नीला नक्शा, उपागम, विषय वस्तु, केंद्र स्थित अधिगम। तो अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है कि सीखना, हो सकता है कोई पीछे से सीखना चाहे, हो सकता है कोई पीछे से सीखना चाहे तो अंतिम को ही पहले सिखा दो अगर वो सीखना चाहता। मतलब बाल केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से बच्चे को सीखने में आसान है उस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक। निम्न में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहार में योगदान दिया? पावलोव, स्किनर, वॉटसन और वे 8। किसने किसने दिया? तो आपको पता है पावलोव ने दिया, बिल्कुल दिया, कुत्ते पर करके दिया था। ठीक है। स्किनर चूहे और कबूतर पर करके दिया था। वॉटसन ने भी करके दिया था। ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रिया के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि लड़के और लड़कियों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया निर्धारण कहलाती है और बच्चे व्यवहार एवं भूमिकाओं के जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। हाँ, ये लड़की है, इसका ये काम है, इसको हंसना कम चाहिए, इसको बोलना कम चाहिए, इसको जो है स्कर्ट पहननी चाहिए, इसको सलवार कुर्ता पहनना चाहिए, इसको टॉप और वो पहनना चाहिए। ठीक है। और लड़के हैं, लड़कों को बॉय कट बाल रखना है, इसीलिए उसका नाम ही बॉय कट हो गया। लड़कियां भी रखती हैं लेकिन लड़कियां वो नाम बाल रखती हैं तो फिर भी बॉय कट बोलते हैं, लड़की बॉय कट बाल रखी है ना। तो ये आपका क्या है? ए और आर दोनों सही है। एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है मानकीय उपागम, भावलेखात्मक उपागम, अनुदैर्ध्य उपागम, समग्र बोधि। तो इसको समझने वाली बात है मानकीय। मानकीय मतलब मानक रख के। अब मानक तो बहुत लोगों को मानक रखा जाता है ना, जैसे बोलते हैं मान लीजिए 100 लोग हैं तो 60 ऐसे हैं तो हम लोग 60, ये मानकीय हो गया। भावलेखात्मक, भाव देखने वाली बात, तो वो भी भाव देखेंगे कई लोगों का तब समझेंगे। समग्र बोधि, समग्र में सही समझ आ रहा है, सारे लोगों का बोध करके। लेकिन अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब एक ही रास्ते में एक ही तरीके से, तो एकल के से अनुदैर्ध्य उपागम होता है। ठीक। हार्लो की विज्ञात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं पक्षियों पर प्रयोग करते हुए किए गए थे? हार्लो के विकास संयोजन अध्ययन जो है किस पर किया गया था, किस उस पर? तो ये आपके बंदर पर किया गया था हार्लो वाला। कबूतर और चूहे पर स्किनर ने किया था। ठीक है। किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है? नैतिक विकास मैंने बताया था, आप लोग मुझे आंसर करोगे इसका। मैंने नैतिक विकास का एक स्पेशल वीडियो बनाया था। इसके बाद में जो है मैंने उसको ऐसे भी समझाया था क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों के माध्यम से चाहिए। आज का क्वेश्चन ये है, बैंदूरा लिखा है लेकिन बंडूरा होता है। बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाना है: उत्प्रेरणा प्रक्रियाएं, ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, उत्पादक प्रक्रियाएं, अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ध्यान देने के बाद उसको उत्प्रेरणा यानी कि उसको कुछ उत्तेजित करना पड़ेगा काम करने के लिए, दिखाने के लिए। उत्पादक करना पड़ेगा, जो है बच्चा या कोई भी रहेगा सीखने की कोशिश, अवधारण करेगा। लास्ट में 2, 1, 3, 4 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है। 2, 1, 3, 4। अधिगम तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले की तरफ से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। ठीक है। अधिगम तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। देखिए समझने वाली बात है, पहला तो बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा अधिगम तब मिलता है जब एक से अनेक इंद्रियां, ठीक है, 1 या 2 इंद्रियों से अधिक इंद्रियां उपयोग की जाती है। ऐसी बात नहीं है, कई बार हम सिर्फ सुनकर, सिर्फ देखकर भी अधिगम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो बात तो है दोनों सही, लेकिन व्याख्या जो इसकी है वो उतनी सही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोगॉमी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है।
एंड्रोगॉमी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने का आधारित है। मैंने इसका एक उदाहरण दिया था, एंड्रोगामी। अब इंदिरा गांधी समझ लीजिए। इंदिरा गांधी जैसे प्रौढ़ों के लिए शिक्षा शुरू की थी, उसी प्रकार से आप इसका समझ सकते हैं, आपको याद रखने का एक तरीका होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एंड्रोगॉमी बच्चों को पढ़ाने की कला नहीं है, बिल्कुल गलत है। एंड्रोगॉमी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट व्यवहार को समझने पर आधारित है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंड्रोगॉमी जो है वो आपका जो है वो ए और आप आर में ए सही है और आर गलत है, और ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसलेक्सिया उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है किसमें, अव्यक्त में, अव्यक्त मतलब बोलने में, खड़ा होने में, पढ़ना तथा लिखना सीखने में, बोलना सीखने में। डिसलेक्सिया अभी मैंने बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पढ़ना तथा लिखना। ठीक है, पढ़ने लिखने में बच्चा जो होता है वो अगर जो है योग्य नहीं है, योग्य मतलब हो गया कि वो बोल नहीं पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे मान लो उसको बोलना है कि करना, वो कलना बोल रहा है, तो उसमें डिसलेक्सिया हो गया। लिखना, उसको करना लिखना है लेकिन वो रा को ला लिख रहा है, तो वो उसको डिसलेक्सिया है। इसको समझ हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन जो है समय लगता है बच्चे को समझाने में। और कोई भी चीज़ बच्चे को समझाना हो तो धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अवलोकनीय अधिगम, अवलोकनीय जो देखने वाली बात हो रही है, अवलोकन मतलब देखना समझना। अधिगम की संगठक प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाना है। उत्पाद उत्प्रेरणा अभी मैंने बताया था, ध्यान, प्रतिधारण और ध्यान अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। ध्यान के बाद में आपका क्या हो जाएगा, जो है प्रतिधारण हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका वो नहीं दिया हुआ है ना, उसमें जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें उत्प्रेरणात्मक था। तो उत्प्रेरणात्मक है, तो उत्प्रेरणात्मक पहले ध्यान जाएगा, ध्यान के बाद उत्प्रेरणा जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ध्यान के बाद उत्प्रेरणा जाएगा। क्वेश्चन आंसर सही कीजिएगा, फिर प्रतिधारण, फिर उत्पाद। चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, पहला है। चौथा है, दूसरा है, पहला है और तीसरा पहला, ये आपका ऑप्शन सही जाएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो है अभिप्रेरणा, मिलान करना है। अभिप्रेरणा, अधिगम, आवश्यकता छोटा कर देती हूँ, और रुचि, इन सबको मिलान करना है और मिलाकर बताना है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब, आवश्यकता का मतलब, रुचि का मतलब। अभिप्रेरणा होता है कि आदमी के चीज़ों को प्रेरित करना, उसको सिखाना, उसको दिखाना, उसके लक्ष्य को, सारी चीज़ों को समझना। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की बात आ जाती है जहाँ पर, तो एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार शक्ति क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में दिखलाता है। माँ बोलते हैं यार अभिप्रेरित आदमी है, उस काम करने के लिए, जैसे प्रेरित करना, हम लोग बोलते हैं ना प्रेरित करना चाहिए, दूसरों के सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरित मतलब वो प्रेरित है, वो जो उसको बताना नहीं है वो प्रेरित है। अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में सीखता है, बहुत कुछ बदलाव करता है। एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लोग सीखते समझते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है, एक जो है क्या, कौन, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके में क्या अंतर होगा, क्या चीज़ें आपको फील आएंगी, वो आवश्यकता है। मतलब आवश्यकता कि क्या खाना है, भूख लगी है तो क्या खाना है, ठीक है, प्यास लगी है तो क्या पीना है, पानी पीना है, ठंडा पीना है, भाई मुझे पानी से ही प्यास बुझेगी, ठंडे से, तो क्या है, क्या होना चाहिए, इसके बीच का अंतर जो समझ पाए, इसके बीच की जो अंतिम चाह हो, ये होती है रुचि। रुचि क्या हो जाती है, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह, ये हो जाती है आपकी रुचि। ठीक है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी, 2 3 4 1। तो ये आज के क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।